जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ये सब आप बखूबी जान चुके हैं इस चैप्टर को। इसमें आपने बहुत सारी बारीकियों को समझ लिया है। आपने जान लिया है कि मध्यकालीन समाज में, हमारे समाज में क्या क्या था, किस प्रकार से किसानों की क्या स्थिति थी, किसानों के बारे में हमने किस किताब के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त करी है। हमने ये जान लिया हमारे कृषि समाज में जाति व्यवस्था का क्या योगदान था, और हमने ये भी जान लिया कि हमारे ग्रामीण समाज को प्रशासनिक तौर पर कौन नियंत्रित करता था। आपने जान लिया पंचायतें वो चीज थी जिनके माध्यम से आपका ग्रामीण समाज राजनीतिक रूप से नियंत्रित होता था। अब आज चल रहे हैं आज समझने मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति, जैसा कि आप जानते हैं कि हर समाज में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना महिलाओं के आप समाज की कल्पना नहीं कर सकते। कि कर सकते हो? नहीं। कर सकते हो? नहीं। हाँ ना बोला करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महिलाएं हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन की वो धरा है जिन पर हम पनपते हैं। सही बात? गलत बोला मैंने कुछ? है ना कि हमारे जहां अंकुरित होते हैं वो स्थल है महिलाएं। तो इसीलिए हर जगह महिलाओं का योगदान है, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आपका वो जैविक क्षेत्र हो, हर जगह आपकी महिलाओं का समान रूप से कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप किसी भी काल में ले लो। लेकिन उनकी स्थिति हमेशा से पुरुषों से दयनीय रही है। क्यों रही है? इसी चीज को हम चल रहे हैं समझने। अभी हम चल रहे हैं मध्यकालीन महिलाओं की स्थिति को जानने और समझने की। मुगल कालीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाएं किस प्रकार के कामों को करती थी, क्या उनको प्रायोरिटीज दी जाती थी, इस चीज को चल रहे हैं हम जानने और समझने। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। खेतीहार अर्थात किसान परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी। तो ये आप जान लीजिए कि जो किसानी थी बिना महिलाओं के वो संभव नहीं थी। अगर किसानी थी, जितना पुरुषों का योगदान था उससे कहीं ज्यादा महिलाओं का योगदान था। खेतों में अनाज को उगाने में, खेतों में अनाज को उगाने में जितना पुरुषों का योगदान था उससे एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं का योगदान था। जहां पुरुष सिर्फ जुताई करते थे, हल चलाते थे, वहां महिलाएं निराई भी करती थी, बुआई भी करती थी और कटाई भी करती थी। तो ये आप जान लीजिए कि महिलाएं पुरुषों से एक कदम आगे ही थी। किसमें? श्रम में, काम करने में। आगे सुनिए। पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी और पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी। वास्तव में मध्यकालीन, विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दियों में ग्रामीण इकाइयों एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन तथा श्रम उत्पादन का प्रमुख आधार बन गए थे। अंततः महिलाओं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया था। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित पूर्वाग्रह अब भी विद्यमान थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में रजस्वला महिलाएं हल अथवा कुम्हार के चाक को नहीं छू सकती थी। इसी प्रकार बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म की अवधि में पान बागानों में जाने से मनाही थी। मतलब जैसे आज के समय में आपके समाज में पूर्वाग्रह है महिलाओं को लेकर, उसी प्रकार के पूर्वाग्रह
उस समय में भी थे। उस समय में तो आज से कहीं ज्यादा थे। पीरियड्स के टाइम पर उन्हें बहुत सारे धार्मिक कामों को करने से रोक दिया जाता था कि आप इस प्रकार के काम, फसल नहीं काट सकती, फसल की ये नहीं कर सकती। मतलब जिस प्रकार के पूर्वाग्रह हैं वैसे ही इससे भी कहीं ज्यादा पूर्वाग्रह उस समय विद्यमान थे महिलाओं के लिए, उनकी जैविक क्रियाओं से संबंधित चीजों के समय। समझ में आई बात? उनके जैविक क्रियाओं से संबंधित चीजों के समय उनको बहुत सारे कामों को करने से रोका जाता था कि आप ये नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती। बहुत सारे कामों को करने से रोक दिया जाता था, जो कि ये बताता था कि हमारा समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कहां से? बौद्धिक रूप से। बौद्धिक रूप से वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये जो क्रिया होती है इसी के कारण हमारा आज यहाँ पर हम जो हैं उसी के कारण है। फिर भी समाज इन पूर्वाग्रहों से घिरा हुआ था और समाज उन चीजों के कारण महिलाओं को बहुत सारे धार्मिक कामों में या प्रारंभिक कामों में सम्मिलित करने से कतराता था बहुत ज्यादा, जो कि समाज के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था। समाज के लिए बहुत ज्यादा बुरा था। समझ में आई? आगे सुनिए। उत्पादन के पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु के वाणिज्यकरण के साथ साथ उसके उत्पादन के लिए महिला श्रम की मांग में भी वृद्धि होने लगी थी। किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती के काम में सहयोग प्रदान करती थी, अपितु आवश्यकता होने पर नियुक्तियों के घरों में भी काम करती थी और अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। आप ये जान लीजिए कि महिलाएं उस समय के समाज की रीढ़ की हड्डी थी। रीढ़ की हड्डी, क्योंकि महिलाएं हर काम को करने में पुरुष की कंधे से कंधा मिलाकर सहायता प्रदान करती थी। आज की मैं कह सकता हूं, आज की महिलाएं थोड़ी बहुत मैं मान सकता हूं कि कमतर होंगी, लेकिन उस समय की महिलाएं आज की महिलाओं से ज्यादा काम करती थी, क्योंकि उस समय मशीन्स नहीं थी। उस समय मशीन्स नहीं थी। वो घर का भी काम करती थी और पुरुष के साथ उसके वाणिज्य में भी सहयोग प्रदान करती थी। वाणिज्य मतलब व्यापार में भी सहयोग प्रदान करने का काम करती थी। अगर कोई मिट्टी का काम कर रहा है तो पुरुष चाक चलाता था, तो मिट्टी तैयार करने का काम, मिट्टी को भिगोना, फिर मिट्टी को गूंथना, वो सारा का सारा काम महिलाएं ही करती थी। प्रॉपर मिट्टी को तैयार कर देना बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को प्रॉपर बर्तन बनाने के लिए तैयार करने का काम महिलाएं करती थी। अगर किसी के घर में सूत कटाई का काम हो रहा है तो सूत काटने का काम, फिर उसको कपड़ा बनाने का काम पुरुष करता था, लेकिन उसे रुई से सूत बनाने का काम महिलाएं करती थी। तो और कभी कभी दुकान भी चलाने का काम करती थी, ऐसा नहीं। और जिनके पास फसल थी, फल फूल के खेत थे, तो वहां पर फलों को तोड़ना, फिर उनको साफ करके बाजार के लिए तैयार करने का काम भी महिलाएं। आज भी आप अगर गांव में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि महिलाएं घरेलू काम में भी पुरुषों का हाथ बटाती हैं और उनके व्यवसाय में भी पुरुषों का सहयोग प्रदान करती है। बहुत बड़े स्तर पर उनका सहयोग प्रदान करती हैं। आगे सुनो। आगे थे? अगले पेज। उल्लेखनीय है कि श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता था। उनको श्रम का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? देखो, आपको एक बात बता देता हूं मैं। महिलाओं को हमेशा यह समझा जाता है कि वो कोई भी काम बहुत आसानी से करेंगी और बिना चिल्लाए, मतलब अगर उनको काम ज्यादा भी पड़ रहा है ना, फिर भी वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा से महिलाओं को दबा के रखा गया है उनसे आप, और वो काम को बहुत ही स्मूथली करती हैं। और उनको अगर वो काम कर रही है तो उनको उस काम के लिए कम पैसे भी दिए जाएंगे, तब भी वो मुंह नहीं खोलती। तो ये सारी चीजें
किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही सही होती थी। जो एक फैक्ट्री मालिक है, आप आज के टाइम पे भी देखो फैक्ट्रियों में महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे जो खतरनाक काम होते हैं, जैसे पटाखे बनाना और गुटखा, ये सारा काम जो होता है इनमें महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि इन कामों को करने के ये काम बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं आप कि बहुत ही ज्यादा नर्म काम होते हैं। इनमें सख्त हाथ नहीं चाहिए, इनमें नर्म हाथ चाहिए और नरमी के साथ काम करना होता है। तो इसीलिए इन सभी कामों में महिलाओं को ही ज्यादातर सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि ये काम बेहतरीन तरीके से हो जाए और उन्हें उस काम के बदले में बहुत ही कम पैसे में टटका दिया जाता है और महिलाएं उसके प्रति कुछ बोल भी नहीं पाती। आप सब जानते हैं महिलाओं का शोषण किस किस प्रकार से होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ हद से ज्यादा उत्पीड़न होता है और ये समाज की हकीकत है और इसे हम नकार नहीं सकते। समाज में महिलाओं का हर स्तर पर उत्पीड़न होता है। आपका चाहे वो मीडिया जगत हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न होता है और उसे करने वाला पुरुष ही होता है, कोई और नहीं। कभी कभी तो महिलाओं का उत्पीड़न करती हैं, कभी कभी तो महिलाएं ही महिलाओं का उत्पीड़न करती हैं। तो मध्यकाल में भी यही हालात थे और मध्यकाल में भी महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन उनको वो सम्मान, उनको वो प्रतिष्ठा प्रदान नहीं थी जिस प्रकार का काम वो करती थी। आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी। आज भी उन्हें वो जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, जो जिस प्रकार से वो काम करती हैं, वो तब भी नहीं मिलता था और आज भी नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम नहीं देते, हम उन्हें अपने से आगे नहीं जाने देना चाहते। हम हमेशा उन्हें अपने अधीन रखना चाहते हैं। ये एक पुरुष की मानसिकता होती है, ये पुरुष की मानसिकता है, समझ में आई बात? तो ये मानसिकता आज की नहीं है, ये मानसिकता हजारों साल पुरानी मानसिकता है, हजारों साल से चली आ रही है, समझ में आई बात? ये सिर्फ भारतीय समाज की हकीकत नहीं, हर समाज में आप देख सकते हैं, हर समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे आपका यूरोपीय समाज हो। आप आज देख लीजिए अमेरिका को कितने साल हो गए हैं आजाद हुए, आज तक वहां कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं बनी है, कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। और हमारा देश आजाद होने के 20 साल में ही उसने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री बना लिया। तो ये एक बड़ी बात है, हमारा देश उन देशों से कहीं ज्यादा आगे है इस मामले में। हमारे देश में महिलाओं को जितनी शीघ्रता के साथ स्वतंत्रता मिली ना, उतनी जल्दी स्वतंत्रता यूरोपीय देशों में भी नहीं मिली। तो आप ये जान लीजिए कि देखो, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि आज के समाज में भी महिलाओं के साथ उनको वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल रही जिस प्रकार से वो काम करती हैं, और मध्यकाल में भी वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी जिस प्रकार से वो काम करती थी। जिस प्रकार से वो समाज में कंट्रीब्यूट करती थी, उस प्रकार से उनको सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं दी जाती थी, अर्थात और उनका सम्मान भी नहीं मिलता था और शोषण भी किया जाता था और वो पुरुषों से कहीं ज्यादा काम करती थी। चाहे वो घरेलू काम हो, चाहे वो व्यावसायिक काम हो, हर काम में वो पुरुषों से एक कदम आगे थी। फिर भी उन्हें वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। पुरुष के मुताबिक जो सम्मान आपको मिलता था, वो सम्मान उन्हें नहीं मिलता था। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं और ये उदाहरणों के साथ आप सिद्ध करेंगे अपने उत्तर में जब आप लिखेंगे तो। समझ में आई बात? अभी मैं चल रहा हूं उनको बताने, स्पेसिफाई करने आपको। उल्लेखनीय है कि श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता था, क्योंकि उनमें बच्चे उत्पादन करने की क्षमता थी। किंतु बार बार बच्चों को जन्म देने तथा प्रवास के समय मृत्यु हो जाने के कारण महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। अंततः समाज में विवाहित महिलाओं की संख्या अधिक नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप किसान और दस्तकार समाज में कुछ
ऐसे सामाजिक रिवाज प्रचलन में आए जिन्हें संभवतः समूह अच्छा नहीं समझते थे। उदाहरण के लिए अनेक ग्रामीण वर्गों में विवाह के लिए वधू का मूल्य दिया जाने लगा। विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। ऐसे विवाह को वैध अर्थात कानूनी माना जाता था। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। पुरुष घर का मुखिया माना जाता था। महिलाओं पर परिवार तथा समुदाय के पुरुषों का पूर्ण नियंत्रण होता था। बेवफाई महिलाओं का सबसे बड़ा अवगुण माना जाता था और इसके लिए उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था। यहां पर यही बात कही गई है, ये मैंने अपने शब्द नहीं कहे, ये इस किताब में लिखे हैं। तो मध्यकालीन समाज में महिलाओं को श्रम पैदा करने की मशीन समझा जाता था और कभी कभी प्रजनन के समय उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जिस कारण से समाज में महिलाओं के साथ विवाह के अनेक तरीके अपनाए गए थे। विधवा विवाह को भी मान्यता दे दी गई थी और अगर कोई तलाकशुदा महिला थी तो उसके साथ भी विवाह किया जा सकता था, क्योंकि महिलाओं की मृत्यु संख्या बहुत ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि प्रजनन कोई छोटी चीज नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि इसमें शरीर टूट जाता है। कोई किसी को अपने पेट में पालना कोई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना इसीलिए कि महिलाएं समाज का आधार स्तंभ है, उनके बिना तो समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी महिलाओं को वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं दी जाती थी जो उनको मिलनी चाहिए थी। वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा उनको नहीं दी जाती थी। उनको एक मशीन के तौर पर देखा जाता था। श्रम उत्पादन की एक मशीन के तौर पर देखा जाता था। कितनी बुरी सोच थी वो समाज की, आप ये समझिए, समाज कितनी बुरी सोच के साथ काम करता था। आप ये देखिए, समझिए इस चीज को। समाज में कितनी कुरीति थी, कितनी बड़ी कुरीति। समझ में आई बात? आगे सुनो। महिलाएं पति अथवा परिवार के दुर्व्यवहार के विरुद्ध पंचायत में शिकायत कर सकती थी और साथ ही न्याय और मुआवजे की मांग भी कर सकती थी। विचाराधीन काल में पश्चिमी भारत के अनेक क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लिखित दस्तावेजों में इस प्रकार की अनेक अर्जियां उपलब्ध हुई हैं। इन अर्जियों में पत्नियों द्वारा अपने पति पर बेवफाई का अथवा घर गृहस्थी की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। यह याद रखा जाना चाहिए कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को उसकी बेवफाई के लिए प्रायः दंडित नहीं किया जाता था, किंतु राज्य और ऊंची जाति के पुरुषों अर्थात संभ्रत पुरुषों द्वारा यह प्रयास किया जाता था कि पुरुष परिवार के भरण पोषण से संबंधित अपने उत्तरदायित्व को अवश्य पूरा करे। महिलाएं अगर बेवफाई करें तो उनको कठोर दंड मिलता था और वहीं पुरुष अगर बेवफाई करे उसे कोई दंड नहीं मिलता था। सिर्फ उससे ये आश्वासन लिया जाता था कि आप इसके परिवार की देखरेख करने की जिम्मेदारी को वहन करें, बस, और कुछ नहीं। और अगर वही काम महिलाएं करती थी, बेवफाई करती थी, तो उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। तो अब आप देख लीजिए, क्या पुरुष महिलाएं एक समान थे? बातें आपको आप खुद सुन रहे हो ना, खुद सुन रहे हो, है ना? इसीलिए मैं एक वर्ड पढ़ाता हूं जिससे कि आप भी जानो कि कहां क्या लिखा हुआ है, कहां क्या लिखा हुआ, जिसे आपको पता रहे। समझ में आई बात? ये चीजें हमारे समाज की सबसे बड़ी क्या कुरीति है कि हमारा समाज कहने के लिए बहुत उन्नतशील था, लेकिन वास्तविक रूप में वो उन्नतशील नहीं था। वो सिर्फ दिखावेबाज था। वो सिर्फ क्या था? दिखावेबाज। समझ में आई बात? जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं था। दिखावा कहीं से भी अच्छा नहीं होता। दिखावा कहीं से भी अच्छा नहीं होता। वो समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक होता है। समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से
एक होता है और ये समाज को तोड़ देता है, अंदरूनी तौर पर समाज को तोड़ देता है। आज जो समाज में आपको जो महिला क्रांति दिखती है, महिलाओं को जो ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए, इसीलिए दिए गए क्योंकि उनके साथ एक लंबे समय में शोषण हुआ है और उस शोषण से उबारने के लिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। चाहे पति उनके साथ हिंसा करे या ना करे, फिर भी उसके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगा देती हैं। ये भी सत्य है भाई, मैं इसे झुठलाऊंगा नहीं। कभी कभी महिलाएं तो पुरुषों को फंसाने के लिए जबरदस्ती उनके ऊपर उत्पीड़न का या उनके ऊपर फेक एलिगेंस लगा देती हैं कि इन्होंने हमारे साथ मेरा बलात्कार करने का प्रयास किया, छेड़खानी की है मुझसे। ये भी सत्य है, लेकिन वास्तविक रूप में जो हम अगर मध्यकाल को पढ़ रहे हैं तो देखिए आप, पुरुष अगर बेवफाई कर रहा है तो पुरुष को कोई दंड नहीं, वही महिला कोई बेवफाई कर रही है तो उसे दंड दिया जा रहा है। समझ रहे आप उनका कितना शोषण हुआ है, और ये आज का शोषण नहीं है, क्यों? ये बहुत लंबे समय का है, कम से कम 1500 साल पहले से शोषण हो रहा है। हमने हमेशा महिलाओं को एक वस्तु समझा है, इंसान तो समझा ही नहीं कभी। चाहे आप कभी का भी समय ले लो, अगर हमने उन्हें इंसान समझा होता ना तो समाज में वैश्यावृत्ति नहीं होती, समाज में वैश्यावृत्ति नहीं होती। फिर समाज में सबने सुन रखा होगा, दिल्ली का नामचीन एरिया है, वो नामचीन एरिया नहीं होता। फिर ये हमारे समाज की कुरीति का प्रमाण है ना कि हमने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। हमारे समाज की नीचता को दिखाता है कि हमारा समाज कितना नीच है। समझ में बात? और वो भी खासकर पुरुष समाज। आगे बढ़ो। समाज में महिलाओं की स्थिति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन दस्तावेजों में महिलाओं के प्रथम नाम प्राय नहीं दिए गए हैं। अर्जियां अथवा शिकायत पत्र प्रस्तुत करने वाली महिलाओं का उल्लेख गृहस्थी के प्रमुख अथवा पुरुष की मां, बहन अथवा पत्नी के रूप में किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में विशेष रूप से मध्यवर्ती परिवारों में स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। अब ये देख लो, जो अर्जियां भी दी है महिलाओं ने अपने पुरुष के खिलाफ, उसमें भी उनका खुद का नाम नहीं है। उनमें कहीं लिखा है कि इस फलाने की बेटी, फलाने की मां, फलाने की पत्नी, ये लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि समाज में उनका अपना खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं था, उनकी खुद की कोई पहचान ही नहीं थी। उनकी पहचान ही उनके पति के नाम के साथ थी, या उनके पिता के नाम के साथ थी, या उनके पुत्र के नाम के साथ थी। ये देखो, पुत्र के नाम के साथ, मतलब समाज पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान समाज था कि पुरुष भी आपकी पहचान का प्रतीक है। चाहे आप कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करें, लेकिन आपकी पहचान का आधार पुरुष ही रहेगा। तो ये था हमारे समाज की उस समय की हकीकत, हमारे समाज के मध्यकालीन समाज की ये हकीकत थी। समझ में आई बात? तो ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति थी मेरे भाई, अभी भी है, अभी भी यही है। आप देखोगे, अगर अपना समाज देखोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आज भी समाज में महिलाओं को उनके पति के नाम से जाना जाता है, उनके बेटे के नाम से जाना जाता है, उनके पिता के नाम से जाना जाता है, ना कि उनके खुद के नाम से। लेकिन तत्कालीन सरकार ने हमारे बहुत सारे दस्तावेजों में परिवर्तन करके ये प्रयास किया है कि महिलाओं को उनकी स्वतंत्र पहचान दी जाए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। ये तत्कालीन सरकार ने किया कि महिलाओं के नाम से अब परिवार के नाम को सामाजिक रूप से पहचान प्रदान की जाए। अब राशन कार्ड में प्रमुख रूप से नाम महिलाओं का पहले होता है, फिर उसके बाद उनके पति का नाम आता है। लेकिन आज भी जो हमारी खुद की मानसिकता है वो तो अभी भी पुरुष प्रधान है। इस मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है ना भाई। कागज में बदलने से कुछ नहीं होगा, मानसिकता को बदलने से सब कुछ होगा।
समझ गए? जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और भारत तो नाम है, भारत का नाम इंडिया भी है और भारत का नाम भारत भी है। हमने मानसिकता बना ली है कि हम भारत को इंडिया पुकारते हैं, हम भारत पुकारने लगेंगे काम ही खत्म, भारत भारत कहलाने लगेगा। हमने मानसिकता बना रखी है ना कि हम अपने देश को भारत न कहकर इंडिया कहते हैं, नाम तो दोनों है, आप जो कहेंगे वो है, वही है प्रधान। समझ में आई बात? अब बात समझ में आई? आगे सुनिए। उल्लेखनीय है कि भूमिहार भद्रजनों अर्थात जमींदारों के परिवारों में महिलाओं के पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान की जाती थी। तत्कालीन पंजाब के दस्तावेजों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं मुख्य रूप से विधवाओं के पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में अधिकारों की पुष्टि की गई है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा का उसकी पुश्तैनी संपत्ति में भाग स्वीकार किया जाता था। समकालीन स्रोतों में उपलब्ध उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अनेक हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराधिकार में जमींदारियां प्राप्त की थी। वे उन जमींदारियों को बेच सकती थी अथवा गिरवी भी रख सकती थी। बंगाल में भी महिला जमींदारों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी की सर्वाधिक विशाल एवं प्रसिद्ध जमींदारियों में से एक राजशाही की जमींदारी की कर्ता धर्ता एक महिला थी। देखो ये जान लो, अमीर घरों में महिलाओं को अधिकार मिलते थे लेकिन गरीब घरों में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलते थे। ये भी सत्य है, क्योंकि अमीर घरों की महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, समझ में आई बात? लेकिन गरीब घरों की महिलाओं को कुछ भी पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। इसीलिए आप देखेंगे कि जमींदारों की बेटियों को उनके पिता की, उनके पति की संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। लेकिन अगर आप निम्न घरों में जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब गरीब घरों में आर्थिक रूप से जो लोग तंग थे उन जगहों पर महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। वहां पर सिर्फ पुरुषों का ही बोलबाला होता था। तो मान लीजिए 90% 90 या 95% समाज में महिलाओं का अधिकार ना के बराबर था। सिर्फ 5% समाज में महिलाओं को अधिकार मिलता था, लेकिन वो उस चीज को शोकेस नहीं करती थी। वो सिर्फ अपने पिता के नाम पर, पति के नाम पर या पुत्र के नाम पर ही रखी जाती थी। बड़े बड़े घरों में भी महिलाओं को अधिकार तो मिलते थे, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग वो स्वयं ना करके वो अपने पिता या पुत्र के माध्यम से उन चीजों का प्रयोग करती थी। कभी भी वो समाज की रीतियों को तोड़ने का प्रयास नहीं करती थी, और जो करती थी वो समाप्त कर दी जाती थी। चाहे वो रजिया सुल्तान हो, चाहे कोई भी हो। महिला ने अगर समाज में अपने आप को उठाने का प्रयास किया गया है तो उसे दबाने के लिए हजारों लोग सामने आकर खड़े हुए हैं। ये सत्य है और ये समाज की सबसे बड़ी हकीकत है। अगर प्रीतम सर ने आपको इंदिरा गांधी वाला चैप्टर, अगर आपको 5th चैप्टर पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा। 5th चैप्टर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो उसमें आपने देखा होगा सिंडिकेट कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाएगी, है ना? और उसमें कांग्रेस प्रणाली, हाँ ठीक है, कांग्रेस प्रणाली नहीं, वो दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे, उसमें कांग्रेस 2 भागों में, सिंडिकेट और आया, तो इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसमें बढ़ जाएगी और खुद के ही लोग उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। तो फिर इंदिरा गांधी किस प्रकार से अपनी छवि बिल्ड करती हैं, फिर अपनी कांग्रेस कैसे बिल्ड करती है ना, तो वो सारी चीजें तो ये समझने वाली बात है। हमारा समाज कभी भी महिलाओं को अपने से ऊपर जाने नहीं देता, और कभी कभी तो महिलाएं खुद समाज में दबा रहना ही स्वीकार कर लेती हैं। कोई भी किसी को आगे नहीं जाने दे सकता, पुरुष भी किसी को किसी से आगे नहीं दे, लेकिन महिलाओं में एक चीज होती है कि महिलाएं ही महिलाओं को कभी कभी द्रोही बन जाती हैं। वो एक दूसरे, उनके अंदर जलन की भावना होती है, पता नहीं क्यों, नीचा दिखाने में, है ना, नीचा दिखाने में लग जाती है। तो ये चीजें महिलाओं में अपने आप होती हैं और इसके कारण वो दबी रह जाती हैं, और यही समाज की हकीकत है।
और यहाँ पर भी आपने यही देखा कि महिलाएं मुख्य रूप से समाज का बहुत बड़ा आधार होते हुए भी फिर भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिलते जो उन्हें मिलने चाहिए, जो उन्हें मिलने चाहिए। उन्हें एक उपकरण के रूप में, उन्हें एक यंत्र के रूप में देखा जाता है, क्या करने का, बच्चा पैदा करने का, बस। जो कि बहुत ही घिनौनी बात है, बहुत ही घिनौनी बात है, समझ रहे। आज भी अब थोड़ी बहुत आज के मॉडर्न समाज में ये मानसिकता चेंज हो गई है, क्योंकि आज के टाइम पे सब न्यूक्लियर फैमिली चाहते हैं, बड़ी फैमिली कोई नहीं चाहता। तो आज के टाइम पे आप सब जानते हो रोजगार तो है नहीं कि आप जितने बच्चे चाहो उतने पैदा करो और उनको अच्छा जीवन दे पाओगे, कदापि नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि न जमीन है और ना ही इतना ज्यादा रिसोर्सेज है, जमीन भी नहीं है ना रिसोर्सेज है। तो कोई भी इस खतरे को मोल नहीं ले सकता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वो अपने बच्चों से सच में प्यार करता है तो वो इस खतरे को कभी नहीं मोल लेगा, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए आज के टाइम पे आप देखते हो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर, और ये चीज क्यों आई है, क्योंकि हमने शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा आई है समाज में, और शिक्षा ने समाज की मानसिकता को परिवर्तित किया है। और मुस्लिम समाज में आप देखोगे कि अभी भी ये चीज विद्यमान है। क्यों विद्यमान है, क्योंकि वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार इस प्रकार से नहीं हो पाया है। नहीं तो जो शिक्षित मुसलमान परिवार है आप वहां देखेंगे वहां न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, और जो शिक्षित नहीं है, जो शिक्षा से कोसों दूर बैठे हैं, उन्हें ही ये कॉन्सेप्ट, नहीं जितने बच्चे पैदा होंगे उतना अच्छा है, उतना ही हमारा कुनबा बढ़ेगा, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट वही अनपढ़ों के बीच में, पढ़े लिखों के बीच में नहीं है। पढ़े लिखे परिवार ये समझते हैं कि हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उतने ही बच्चे हमारे पास हो तो ज्यादा अच्छा है। औकात से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उनको अच्छी लाइफ स्टाइल ही ना दे पाए तो फिर मतलब क्या है बच्चे पैदा करने का, समझ में बात। क्योंकि बच्चों में भी कंपटीशन होता है, हर बच्चा चाहता है कि उसके मम्मी पापा उसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, और हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा भी मुकेश अंबानी के बच्चे की तरह ही पले बढ़े। हर बाप की यही इच्छा, हर माँ की यही इच्छा है, समझ में आई बात। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के रख रखाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अब आते हैं उस समय के जंगली समाज के बारे में समझने चल रहे हैं हम। उस समय के जंगली जो वन्य जीवनों के साथ, मतलब जो आदिवासी लोग थे, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके जीवन के बारे में चल रहे हैं हम समझने और जानने। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण क्षेत्रों के विशाल भाग जंगलों और झाड़ियों से घिरे हुए थे। उदाहरण के लिए उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले क्षेत्रों को छोड़कर झारखंड सहित संपूर्ण पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर क्षेत्र, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में विशाल और घने जंगल थे। समकालीन स्रोतों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर विद्वानों का विचार है कि तत्कालीन भारत में लगभग 40% भूभाग पर जंगल फैले हुए थे। उस समय तत्कालीन उस समय कितने 40% भूभाग पर जंगल ही थे, जंगल ही 40% भूभाग पर था। कितना बड़ी बात, कितना हरा भरा रहा होगा वो समय, कितना सुंदर रहा। तो इतने बड़े स्तर पर जंगल फैले थे, तो यहाँ पर भी लोग रहते थे, जिन्हें हम आज के टाइम पे आदिवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी। तो आदिवासी लोग यहाँ निवास करते थे, इन्हें कबीले कहते थे, और ये लोग कबीलों में रहा करते थे। तो क्या थी जंगलों की जीवन स्थिति, वही चल रहे हैं हम जानने और समझने। समसामयिक रचनाओं से पता लगता है कि जंगलों में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय के जो जंगल में लोग रहते थे उन्हें किस शब्द से संबोधित किया जाता था? जंगली शब्द से। क्या उनके लिए क्या संबोधन था? जंगली। तू जंगली है, समझना। जंगल में रहने वाले लोगों को किस शब्द से संबोधित किया जाता था? जंगली शब्द से संबोधित किया जाता था। ठीक है, आगे सुनिए।
आजकल इस शब्द का प्रयोग असभ्य अथवा असभ्यता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। आज के टाइम पे किसी को हम जंगली कहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि इसको न कपड़े पहनने का शौक है, न कपड़े पहनने का ढंग है, न बोलने का ढंग है, न खाने का ढंग है। हम उसके कहते हैं ना जंगली, जिसे न कपड़े पहनने का ढंग होता है, न बोलने का ढंग होता है, कहाँ कैसे बोलना है, और न उसे खाने का ढंग होता है। तो हम उस व्यक्ति के लिए इस शब्द को प्रयोग करते हैं, जंगली है तू तो जंगली है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, न तुझे पढ़ना आता है, न तुझे खाना आता है, न तुझे बैठना आता है, न तुझे बोलना आता है, न तुझे पहनना आता है। जो जिसे ये सारी चीजें नहीं आती, हम उसे आज के समय में क्या कहते हैं? जंगली, अर्थात असभ्य। जंगली का मतलब क्या है? असभ्य आज के समय में। और उस समय जंगली शब्द का प्रयोग किनके लिए होता था? मध्यकाल में जो जंगल में रहते थे, जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था। समझ में? कंफ्यूज नहीं होना आज के जंगली से और उस समय के जंगली में कंफ्यूज नहीं होना। आज जंगली उसे कहा जाता है जिसे ना पहनने का ढंग होता है, न जिसे बोलने का, न खाने का, न बैठने का, न उठने का, मतलब मैनर्स ही नहीं होते, जिसके मैनर्स लेस पर्सन को हम आज के टाइम पर जंगली कहते हैं, असभ्य कहते हैं। तो उस समय जंगली उनको कहा जाता था जो लोग जंगल में रहते थे, वास करते थे। वाह, क्या शब्द है। किंतु उन दिनों इसका अर्थ कदापि नहीं था। विचाराधीन काल में इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से जंगल के उत्पादों, शिकार तथा हस्तांतरित खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। वे मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न काम करके आजीविका का उपार्जन करते थे। उदाहरण के लिए भील वसंत के मौसम में जंगल के उत्पादों को इकट्ठा करते थे, गर्मी में मछलियों को पकड़ते थे और मानसून अर्थात वर्षा के महीनों में खेती का काम करते थे। शरद और शीत के मौसम में वे शिकार के कार्य में संलग्न रहते थे। इस प्रकार वे वर्ष भर गतिशील रहते थे। वास्तव में निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना जंगलों में निवास करने वाले कबीलों के जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। समझ में आई बात? ये लोग, जो लोग जंगलों से मिलने वाली चीजों के ऊपर निर्भर होते थे, उन्हें उस समय जंगली कहा जाता था। कब? विचाराधीन काल में। विचाराधीन काल मतलब मध्य काल में उन लोगों को जंगली कहा जाता था जिनकी जीविकापार्जन जंगलों पर निर्भर थी। और ये लोग हमेशा जंगल में घूमते रहते थे, कहीं भी एक जगह नहीं रहते। जैसे भील समाज के बारे में बताया गया, भील समाज के बारे में बताया गया है, वो लोग भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न काम किया करते थे। वर्षा ऋतु में कुछ अलग, वर्षा ऋतु में खेती, और शीत ऋतु में शिकार खेलना, और ग्रीष्म ऋतु में मछली पकड़ना। इस प्रकार के काम वो लोग किया करते थे। और ये लोग कभी भी एक जगह खेती नहीं करते। इस साल यहाँ करिए खेती तो अगले साल कहीं और जाकर खेती करते थे। इसे कौन सी खेती कहते हैं? शिफ्टिंग क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तांतरित कृषि। हस्तांतरित कृषि कहा जाता है। तो जंगली लोग कैसे खेती करते थे? हस्तांतरित कृषि करते थे। ये लिखा होगा स्थानांतरित, वही चीज है, स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग क्रॉप। ठीक, दोनों ही एक ही है। ठीक, उदाहरण के लिए भी ये पढ़ दिया हमने। राज्य की दृष्टि में जंगल उपद्रवियों के घर थे। मतलब राजा महाराजा सोचते थे कि ये तो उपद्रवियों के, छुपने के लिए, जो लोग गलत काम करते थे उनके लिए छुपने का सबसे अच्छा स्थान है। मतलब जो लोग समाज में उपद्रव का काम करते थे उनके लिए छुपने का सबसे अच्छा स्थान है। वो लोग यहाँ पर जाकर छुप जाते थे। ठीक, आगे सुनो तो बताता हूँ। राज्य की दृष्टि में जंगल उपद्रवियों के घर थे। वे अपराधियों एवं उपद्रवियों के शरण देने वाले अड्डे अर्थात मावास थे। भारत में मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले बाबर की दृष्टि में जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगने के लोग कड़े विद्रोही बन जाते थे और कर का भुगतान करने से मुकर जाते थे। जंगल में बाहरी शक्तियों का प्रवेश अनेक रूपों में होता था। राज्य को सेना के लिए प्रायः हाथियों की आवश्यकता होती थी, इसीलिए राज्य जंगल वासियों से
पेशकश के रूप में हाथी लेता था। जंगली लोग बहुत काम के भी थे। सिर्फ ये राज्य के उपद्रवी लोगों के लिए छुपने की जगह नहीं थी, ये बहुत बड़ा रिसोर्स का साधन भी था। यहाँ से राज्य को बहुत सारे रिसोर्स मिलते थे, जैसे हाथी मिलते थे और बहुत सारी औषधियां मिलती थी, बहुत सारे फल मिलते थे, और राजा यहाँ शिकार करने जाता था तो इन लोगों की मदद से शिकार खेलता था। बहुत सारी चीजें, मतलब पेड़ पौधे, औजार, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने का काम आपका जंगल करता था। बहुत सारी खाने पीने की शुद्ध चीजें, एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, शहद जैसे, सबसे प्राकृतिक शहद कहाँ मिलेगी? जंगलों में मिलेगी। कहाँ मिलेगी बताओ? जंगल में ही सबसे शुद्ध और सबसे प्राकृतिक शहद मिलेगी। आप सबसे मीठा फल कहाँ मिलेगा? जंगल में, क्योंकि वहां जो फल रहा है उसमें किसी भी प्रकार से रासायनिक तत्वों को नहीं मिलाया जा रहा है। वहां जो फल पक रहा है, जो बन रहा है, जो उग रहा है, उसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का कोई योगदान नहीं है। तो वो क्या होगा? सबसे शुद्ध होगा। तो जंगल सिर्फ उपद्रवियों के निवास स्थल नहीं थे। जंगल राजा के लिए, राज्य के लिए सबसे ज्यादा रिसोर्स के साधन भी थे। कर तो नहीं मिलता था, लेकिन रिसोर्स बहुत सारे थे। तो कर के बदले में राजा वहां से हाथी ले लेता था और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेता था। आगे सुनो। इसीलिए राज्य जंगल वासियों से पेशकश के रूप में हाथी लेता था। राज्य में गरीब अमीर सबके प्रति निष्कर्ष न्याय करना मुगलों की राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग था। दरबारी इतिहासकारों के विचार अनुसार शिकार अभियान राज्य के न्याय करने के गहरे सरोकार का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। शिकार अभियान के नाम पर बादशाह द्वारा अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा किया जाता था। इस प्रकार वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में आता था, उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनता था तथा व्यक्तिगत रूप से उन पर ध्यान देता था। उल्लेखनीय है कि मुगलकालीन दरबारी चित्रकारों द्वारा शिकार के सजीव चित्रों का चित्रांकन किया गया है। प्रायः चित्रकार उन चित्रों में सद्भावनापूर्ण शासन की ओर संकेत करने वाला एक छोटा सा दृश्य भी अंकित कर देते थे। मतलब देखो, शिकार को उन्होंने खेल नहीं दिखाया है, शिकार को उन्होंने खेल के रूप में नहीं, शिकार को उन्होंने न्याय के रूप में दिखाया है कि राजा राज्य के हर कोने कोने में जाकर लोगों को न्याय उपलब्ध कराता था। चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे वो कहीं भी रहने वाले लोग हों, हर लोगों से राजा जुड़ा हुआ था। ये राजा के जुड़ाव के रूप में दिखाया गया है। किसको? आखेट को, उनके शिकार खेलने की गतिविधि को क्या दिखाया गया? न्याय की प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया कि राजा इस कार्य को करके अपने समाज के हर कोने के लोगों से मिलने का प्रयास करता है। ये दिखाने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। समझ आई कृष्णा? कि ये जो आखेट की क्रिया है, ये क्रिया नहीं है, खेल नहीं है, ये समाज से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। समाज से जुड़ने की एक प्रक्रिया है, समाज के हर क्षेत्र के लोगों से जुड़ने की। अगर वो दरबार में नहीं आ रहे तो मैं उनके पास अपना दरबार लेकर जा रहा हूं, जिससे कि उनके मन में ये भावना पैदा हो कि हमारा राजा हमसे घृणा नहीं, हमसे भी प्रेम करता है और हमारा भी उतना आदर और सम्मान करता है। तो उनके मन में भी राजा के प्रति क्या पैदा होगा? प्रेम और स्वामी भक्ति पैदा होगी। उनके अंदर भी ये भावना पैदा होगी कि हमें राजा के साथ स्वामी भक्त रहना चाहिए, और अगर जंगल में कोई राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है तो हम जाकर राजा को इसकी सूचना प्रदान करें, जिससे कि राजा अपने इन विद्रोहियों से सचेत हो जाए। अब बात समझ में आई कि राजा जंगल के लोगों से भी क्यों मिलने जाता था? जिससे कि जंगल के अंदर अगर उनके राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह की योजना बनाकर कोई काम कर रहा है तो उसके बारे में उन्हें पता चल जाए। राजा बिना कोई फायदे का काम नहीं करता था, ये बात जान लो। आज राजा और राजनेता
बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। हर चीज में उनका फायदा होता है, हर चीज में। मोदी जी भी ऐसे ही इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में नहीं गए। उनका ड्रेसिंग रूम में जाना और क्रिकेटर्स को गले लगाना, उनसे बात करना, उनसे चर्चा करना प्रमोट करता है कि हाँ वो भी मतलब वो भी उनके दुख में शरीक है और उनके दुख को वो समझ रहे हैं। समझ में आई बात? और क्योंकि वहाँ की जनता को लगे कि हाँ मोदी जी इतने अच्छे हैं। हाँ, समझ, राजनीति है ये सारी, ये राजनीति है। इसको आप राजनीति, लोगों की भावना है खेल, तो भावना को समझते हुए मोदी जी ने वो चाल चली है। समझ में आई बात? वो भी बाउंसर है, पूरे यॉर्कर है वो। समझ में आई बात? देश के ऊपर यॉर्कर है कि मैं सिर्फ जीत में नहीं, हार में भी अपने खिलाड़ियों के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूं। समझ में आई बात? तो ये चीज है। और एक अच्छे राजा का ये प्रतीक भी है, उसे अपनी विजय के समय जितना अपने सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, उतना ही उनकी हार के समय भी अपनी सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। जिससे क्या होता है, सेना का मनोबल मजबूत होता है और अगले युद्ध की तैयारी में उन्हें क्या मिलता है, संबल मिलता है। समझ में आई बात? आगे सुनो आप, कहां गए हम? विचाराधीन काल में वाणिज्यिक खेती के प्रसार ने जंगल वासियों के जीवन को भी प्रभावित किया। वाणिज्यिक खेती मतलब व्यावसायिक खेती। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक खेती। बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक खेती बढ़ रही थी मध्यकालीन समाज में। वो खेती करी जा रही थी जिसके कारण पैसा कमाया जाता। तो इससे भाई जंगलों को काटा जा रहा था और जंगलों को प्लेन मैदानों में परिवर्तित किया जा रहा था, खेतों में तब्दील किया जा रहा था। तो इससे इस चीज का जंगल के लोगों पर भी प्रभाव पड़ रहा था। उनका जंगल कम हो रहा था, उनका निवास स्थल कम हो रहा था इस वाणिज्यिक खेती के कारण। आगे सुनो, शहद, मधु, मोम और लाख जैसे कुछ जंगली उत्पादों की न केवल देश में अपितु बाहर भी विशाल मांग थी। उल्लेखनीय है कि लाख जैसी कुछ वस्तुएं 17वीं शताब्दी में भारत के विदेशी व्यापार में निर्यात की प्रमुख वस्तु थी। हाथी भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग थे। उन्हें जंगलों में से पकड़कर बेचा जाता था। वस्तु विनिमय अर्थात विभिन्न वस्तुओं की अदला बदली के आधार पर भी व्यापार किया जाता था। जंगलों में रहने वाले कुछ कबीले जैसे पंजाब का लोहानी कबीला भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में भाग लेते थे। लोहानी पंजाब के गांवों और शहरों के साथ भी व्यापार करते थे। इस प्रकार आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप जंगल में रहने वाले कबीलों की जीवन शैली परिवर्तित होने लगी थी। सामाजिक कारणों से भी जंगल वासियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे। ग्रामीण समुदायों के संभ्रतों के समान कबीलों के भी अपने सरदार होते थे। समय के साथ साथ कुछ कबीलों के सरदार जमींदार बन गए और कुछ ने राजाओं के रूप में अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया। सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने ही कबीले के लोगों को सैनिकों के रूप में भर्ती करके सेना का निर्माण कर लिया। तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि सिंध के क्षेत्र की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सैनिक थे। इसी प्रकार आसम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। पायक वे लोग थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवाएं देते थे। उल्लेखनीय है कि अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार से देखो, जब व्यापार होने लगता है और पैसा आने लगता है ना, हर इंसान के जीवन में परिवर्तन होता है। चाहे वो जंगल में रहने वाला हो, चाहे वो गांव में, चाहे वो शहर में रहने वाला हो, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा जब उसके पास पैसा आने लग जाएगा। कोई भी हो, मेरे जीवन में, आपके जीवन में पैसा आएगा ना, तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा, हमारा रहन सहन भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हकीकत है। जब इंसान के जीवन में पैसा आता है तो इंसान का जीवन तब्दील होता चला जाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। फिर वो वैसे नहीं रह पाता जैसे वो होता
है शुरू में। ये समाज की सबसे बड़ी हकीकत है। और पहले समाज में व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। और जैसे जैसे मुद्रा आई वैसे वैसे चीजें पूर्ण रूप से परिवर्तित होती चली गई। अब भाई मुद्रा आ रही है तो आप अपनी मर्जी से जो चाह रहे हैं वो खरीद रहे हैं। पहले क्या था? आपको दोहरा सहयोग देखना पड़ता था कि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज जो मेरे पास है वो उस बंदे को भी चाहिए हो। मतलब मेरे को अगर धान चाहिए तो आपके पास वो चीज होनी चाहिए और मेरे पास जो चीज है वो आपको चाहिए होनी चाहिए, तभी हमारे बीच में ट्रेड हो पाता था। किसमें? वस्तु विनिमय में। नहीं तो ट्रेड होना संभव नहीं होता था। तो ये चीज थी। लेकिन पैसा आ जाने के बाद क्या हुआ? आप मुझसे खरीद लेते हो और मैं आपसे खरीद लेता हूं। आप मुझे पैसा दे देते हो, मैं आपको पैसा दे देता हूं। कॉमन एक चीज आ गई जिसके बदले में हम फेरबदल कर सकते थे और उससे पूरा मार्केट चल जाता था। तो जिस दिन से मनी आ गई ना, उस दिन से लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे। आज के टाइम पे आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको डबल कोइंसिडेंस देखने की जरूरत, दोहरे सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। भैया तेरे पास जो सामान है मैं तेरे से उसको पैसे के बदले में ले लेता हूं, और अगर तुझे मेरा सामान चाहिए तो तू मेरे से पैसे के बदले में ले लेता है। काम ही खत्म। हमें कोई जरूरत नहीं है कि ये सोचने की कि तेरे पास जो चीज है वो मैं खरीदूं और मेरे पास जो चीज है वो तू खरीदे, तभी हमारे बीच में रिश्ता बन पाएगा, तभी हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे। ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अब पैसा था, एक कॉमन चीज थी जो आप भी एक्सेप्ट कर रहे थे और मैं भी एक्सेप्ट कर रहा था फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो अब आज के टाइम की इकोनॉमी क्या है? सीई इकोनॉमी है। क्या है? सीई, सीएम कहते हैं आज के टाइम की। कमोडिटी एंड मनी, कमोडिटी एंड मनी। आज के टाइम पे कमोडिटी खरीदते हैं आप किसके बदले में? पैसे के बदले में। ठीक है, कोई भी चीज आप आज के बदले में पहले क्या किससे खरीदते हैं? मनी। पहले की क्या थी? सीसी थी, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी। चीज के बदले में ही आप चीज खरीदते हैं पहले, समझ रहे? इसे हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, आगे सुनिए आप लोग। विद्वान इतिहासकारों के विचार अनुसार कबीलाई व्यवस्था से राजनीतिक प्रणाली की ओर संक्रमण की प्रक्रिया का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। यद्यपि इसका प्रारंभ बहुत पहले से ही हो चुका था। आईने अकबरी के विवरणों से पता चलता है कि 16वीं 17वीं शताब्दियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कबीलाई राज्य अस्तित्व में आने लगे। उदाहरण के लिए 16वीं 17वीं शताब्दियों में कोच राजाओं ने अपने पड़ोसी कबीलों को पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार के परिणाम स्वरूप भी कबीलों के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कुछ इतिहासकारों के विचार अनुसार सूफी संतों के विचारों से प्रभावित होकर नए बसे खेतिहार समुदाय धीरे धीरे इस्लाम को अपनाने लगे। इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से 16वीं और 17वीं शताब्दियों के काल में जंगल वासियों के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। समझ रहे हैं बात? हर चीज आपको परिवर्तित करती है। अगर आप तक राजनीति पहुंच रही है, आप तक और भी अन्य चीजें पहुंच रही है, तो आपका जीवन परिवर्तित होगा ही होगा। ठीक है, अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर को समझेंगे और इसके साथ इसको समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।